तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं और बेसिक साइंस में चैप्टर चल रहा था स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसमें हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम था काइनेमैटिक्स, दूसरा चैप्टर था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका लेक्चर नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में यहां तक पढ़ा दिया था जहां तक मुझे याद है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल फॉर्मूला बना था F बराबर m इंटू ए, ये फॉर्मूला और ऊपर से वहां जो मोशन वाला फॉर्मूला बना था ना, मोशन के इक्वेशन, उन दोनों को मिला के ना अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे प्रश्नों को हमें यहां समझना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूरा एनालिसिस है ताकि इस तरह के क्वेश्चन का एक पार्ट भी आपसे पूछा जाए तब भी आप कर लो, है ना। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर t बराबर 0 पर 20 न्यूटन का एक बल काम करता है। अब आप बहुत ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि देखो सर द्रव्यमान तुम्हारा 10 किलोग्राम है और बल की वैल्यू बताइए कितना है, 20 न्यूटन है। और जैसे तुमने बल कहा, द्रव्यमान कहा, मैं तुरंत यहां से त्वरण बता सकता हूं। बताइए, बताया जस्ता है ना। कैसे बताओगे त्वरण? कहना F बटे m लगा दो भाई, त्वरण A बराबर F बटे m होता है। F बटे m लगा दो तो त्वरण बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया नहीं दिया था, एक्चुअली में मैंने त्वरण के मान को निकाला। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। जबकि यह पिंड स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी सर, 0 थी। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। फिर क्या बोला जा रहा है कि चली गई दूरी बताइए और पिंड द्वारा प्राप्त वेग बताइए, लेकिन कितने समय में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में चली गई दूरी और 10 सेकेंड में तुम्हें प्राप्त किया गया वेग बताना है। इस तरह का आपको सवाल लगाना आना चाहिए, सबसे सिंपल पहले तरीका। ठीक है, तो आप ये बताओ एक्सेलरेशन निकाल लिया, मुझे सबसे पहले अंतिम वेग निकाल लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई अंतिम वेग कैसे निकलेगा, तो अंतिम वेग निकालने के लिए गति का पहला समीकरण फिट कर दीजिए, और गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। अंतिम वेलोसिटी मुझे निकालनी है, प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है, 0 है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और समय की वैल्यू 10 सेकेंड है। फाइनल मुझे बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ, मुझे नहीं लगता कि अंतिम वेलोसिटी निकालने में किसी भाई को कोई दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है चली गई दूरी बताइए। तो चली गई दूरी निकालने के लिए मैं गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल कर दूं, और गति का दूसरा समीकरण अलग तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अरे ut, चलो यही वाला इस्तेमाल कर देता हूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे इस्तेमाल कर देता हूं। तो प्रारंभिक वेलोसिटी 0, हाफ a की वैल्यू कितनी है, 2, और देखिए समय t का मान कितना है सर, समय t का मान 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पर। आप मुझे बताइए चली गई दूरी कितनी आ जाएगी, तो सीधी सीधी बात हो रही, चली गई दूरी हो जाएगी, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर। देख लो, चली गई दूरी तुम्हारी 100 मीटर हो रही। बताइए, बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आहा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखिएगा कायदे में एकदम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला ये है, ये धस जाने वाला सवाल है, कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 3 सेंटीमीटर धसने के बाद विराम अवस्था में आ जाती है। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि गोली किसी बोरी में धस रही, बालू में धस रही, इस तरह सवाल आ जाएगा। मेरे पास एक कह सकते हो कि एक इस तरीके से हड्डी है, हड्डी मान लीजिए आप इसको, और बहुत तेजी से गोली आती है, और गोली बताइए कितना धसती है सर, गोली आगे धसती है कितना सर, 3 सेंटीमीटर धसने के बाद विराम में आ जाती है। 3 सेंटीमीटर धसने के बाद विराम में आ जाती है। तो बताइए माध्य बल बताइए, फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पहले गोली की स्पीड कितनी थी। कहा जा रहा है कि गोली की स्पीड थी 300 मीटर पर सेकेंड। यहां से गोली चल रही है, ये गोली चली आ रही, और गोली की स्पीड बताइए कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से एकदम सुनना, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने ग्राम की गोली है सर, इन्होंने ग्राम भी दे दिया, 20 ग्राम की गोली है, 20 ग्राम की गोली। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, द्रव्यमान की एक गोली हड्डी में 3 सेंटीमीटर धसने के बाद विराम में आ जाती है। मतलब 3 सेंटीमीटर सिर्फ अंदर गई, और 3 सेंटीमीटर अंदर धसने के बाद इसकी जो वेलोसिटी पहले थी वो 0 हो जाती है ना। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, आप कह सकते हो कि सर पहले वेलोसिटी थी
300 मीटर पर सेकेंड, और 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी घट के बताइए कितनी हो जाती है सर, 0 हो जाती है। यही तो बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि बताइए बल, बताइए कितना होगा। तो बच्चों बल को निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका यह है कि हम मोशन वाले कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व कर दें, और दूसरा वाला तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सवाल को सॉल्व कर दें। देखो अगर यहां पर टाइम दिया गया होता, अगर यहां पर टाइम दिया गया होता कि कितने समय बाद, तो गति के समीकरण लगाना ज्यादा आसान होता है ना। वैसे हम उससे भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, प्रारंभिक वेलोसिटी 300 पता है, अंतिम वेलोसिटी 0, धंस गई 3 सेंटीमीटर। मैं इन डेटा के अनुसार जो है ना सर, सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं इसके द्वारा मंदन कितना प्रोड्यूस किया गया होगा। मंदन पहले निकाल लेते हैं, और जैसे ही मंदन पता चल जाएगा बच्चों, रिटार्डेशन पता चल जाएगा, हम द्रव्यमान F बराबर फोर्स बराबर m इंटू ए कर देंगे, सवाल सॉल्व है ना। तो गति का तीसरा समीकरण लगाइए। तो गति का थर्ड समीकरण कहता है अंतिम वेलोसिटी का स्क्वायर प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। चलो लगाइए, जरा लगाइए और देखिए कितना उत्तर आएगा। तो अंतिम वेलोसिटी सर 0, प्रारंभिक वेलोसिटी 300, तो 300 तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, प्लस 2a निकालना है। s कितना है, कितना दूरी जाके 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए, 3/100 कर लिया। अब यहां से a निकालिए, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो वो हो जाएगा 6a/100, 6a/100। ये 300 उधर भेज दीजिए तो माइनस का 300 गुणे 300, ये हो गया। बताओ सही है ना। अब आपको करना क्या है सर, यहां से मुझे a का मान निकालना है कि बताइए a का मान कितना आना चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए आप 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 पंजे 30, 50। तो a बराबर देखो कितना आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, माइनस का आएगा पहले, तो कितना आएगा, माइनस का। अब एकदम ध्यान सुनना, अब 6 पंजे 30 तो मैंने सोल्व कर दिया, और ये हमारा कितना बचा, 5 3 15 और 2 जीरो, देखो 1 जीरो ये बचा, 3 ये और 3 2 5। सर 5 जीरो बचे तो a बराबर आ जाएगा 5 3 15 गुणे 10 की पावर 5। सर ये तुम्हारा मंदन आ गया 5 15 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आएगा, आपने a का मान निकाल लिया कि a का मान कितना होना चाहिए, और जैसे ही a का मान निकाल लिया उसके तुरंत बाद आप बता दीजिए सर फोर्स कितना होगा। तो फोर्स F बराबर हो जाएगा m इंटू a। m कितना था सर, m था 20 ग्राम। अब m था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को भी किलोग्राम बना लीजिए, तो 20/1000। a का मान कितना था, 15 गुणे 10 की पावर 5, और मैंने पहले से ही माइनस ले लिया है। वैसे माइनस ले लो ना लो, बल निकालना है आपको, है ना, चलेगा काम। तो आप मुझे बताइए F बराबर कितना हो जाएगा। तो बच्चों F बराबर हो जाएगा, यहां से सॉल्व कराइए। तो आप बताइए 15 दूनी 30, ध्यान सुना, 15 दूनी 30, और तो 30, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल। यहां पर 10 की पावर 15 थोड़ी ना, 10 की पावर क्या है, 5 है, 5 है ना। तो बच्चों 2 जीरो तो कैंसिल, 1 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस का 3 गुणे 10 की पावर 4। सर इतने न्यूटन का फोर्स काम करेगा, 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन का फोर्स। समझ में आ रहा है ना कैसे सवाल को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले a निकाला गया है, और a निकालने के बाद F बराबर m इंटू a कर दिया गया है, और m इंटू a करने के बाद सवाल हमारा सॉल्व हो गया। 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन का फोर्स आएगा। एक तरीका तो ये होता है सवाल को सॉल्व करने का, जो कि हमारा गति के समीकरण से है। और बच्चों दूसरा तरीका और भी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर। दूसरा तरीका क्या होता है सर, दूसरा तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करके भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सर, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो कहना वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है कि गतिज ऊर्जा में सर जो भी परिवर्तन आ रहा है, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 तुम्हारा 0 है, उसे बल गुणे चली गई दूरी के बराबर कर दो, F इंटू h के बराबर कर दो। क्यों, क्योंकि बल गुणे चली गई दूरी कार्य हो जाता है, और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कार्य के बराबर कर दिया, सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। द्रव्यमान कितना था सर, द्रव्यमान था 20 ग्राम, तो 20/1000। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, और 300 का स्क्वायर किया जाएगा तो 9 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा, बराबर बल मुझे पूछा गया है। x कितना है सर, x था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को 3/100 कर दीजिए, बस जल्दी से देख लीजिए, यहां से भी सवाल का आंसर उसी तरह से आ जाएगा। अरे तो देखिए
दो जीरो से दो जीरो उड़ा दीजिए, एक जीरो यहां से उड़ाया, दो ये, तो आप F बराबर देखिए, याला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणे 10⁴ न्यूटन। यहां से भी सवाल सॉल्व हो गया, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप गति के समीकरण से फिट कर सकते हैं, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम से फिट कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो भी हमारी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है सर, वही तुम्हारा किया गया कार्य होना चाहिए। ये देखो, ठीक है। चलो और आगे देखिए। इसके बाद इस तरह का सवाल भी आपको लगाना सीखना चाहिए। सवाल देखिए क्या है, मतलब मैं सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसका एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई किस तरह न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कि वाला सवाल देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 5 सेकेंड तक एक बल कार्य करने से पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितने मीटर पर सेकेंड हो जाता है सर? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कितने सेकेंड तक फोर्स काम किया सर? 5 सेकेंड तक फोर्स काम किया है ना। तो बोला जा रहा है कि द्रव्यमान इतना है, तो उत्पन्न त्वरण बताइए, बल बताइए। ये सबसे कॉमन सवाल है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है ए, तो आप सीधा सीधा कहना सर त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। 10 से वेलोसिटी 20 हुई, परिवर्तन 10 का हुआ, समय कितना लगा 10, 5। तो यहां पर बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन 10 से 20 यानी वेलोसिटी बढ़ी 10 बटे समय 5, है ना। तो पहला मान देखो, एक्सेलरेशन आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन सर कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये एक्सेलरेशन आ गया। ओके सर, आपको दूसरी वाली कंडीशन में बल पूछ रहा है, तो बल F बराबर कितना होता है? कहना बल F बराबर होता है m इंटू ए। m कितना किलोग्राम है? m कितना किलोग्राम है? 2 किलोग्राम है। a कितना डाला सर? a तुमने 2 ने डाला है। तो फाइनली बताइए फोर्स कितना हो जाएगा? कहना फोर्स बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का फोर्स आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए ना, तो आप थोड़ा धैर्य रख के सवाल को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा ना। चलो और आगे देखिए। इसी तरह का एक सवाल ये भी देखिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। एक गोली जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.0 सेकेंड में रुक जाती है। ठीक है, देखो देखिए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास मैंने लक्ष्य बना दिया, ये मैंने लक्ष्य बना दिया। एक गोली है मेरे पास, फिर से कितना ग्राम है? 10 ग्राम की गोली है, 10 ग्राम की गोली है, ऐसे अंदर जाती है। और कितने ग्राम की गोली है सर? 10 ग्राम की गोली है। कितना वेलोसिटी है? 100 मीटर पर सेकेंड है, और 0.0 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में रुक जाती है। यानी जब अंदर घुसना शुरू करती है तब तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन मुझे नहीं पता कितना अंदर घुसती है, लेकिन ये जरूर पता है कि कितने समय बाद रुक जाती है सर? समय की वैल्यू दे दी 0.01 सेकेंड, ये समय की वैल्यू दे दी। तो बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए, पहला गोली द्वारा रुकने से पूर्व, गोली द्वारा रुकने से पूर्व लक्ष्य भेदने की दूरी, मतलब आपको ये दूरी बतानी है, कितनी दूरी है? x। पिछली बार ये दूरी दी रही थी, है ना। और दूसरा बल बताना है। तो बच्चों यहां पर ये बताइए यहां पर क्या हुआ? तो कहना यहां पर सर हुआ गति का समीकरण इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, समय दिया गया, समय दिया जाए तो गति का समीकरण इस्तेमाल कर दो, ज्यादा आसान होता है। कैसे सर गति का समीकरण इस्तेमाल किया जाएगा? मुझे थोड़ा वो बताइए, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो आप एक काम करो, अंतिम वेलोसिटी पता है, प्रारंभिक वेलोसिटी पता है, समय पता है, दूरी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे? मुझे बताइए कैसे। तो दूरी निकालने से पहले आपको गति का पहला समीकरण इस्तेमाल करना चाहिए, v बराबर u प्लस at, ये पहले इस्तेमाल कीजिए। तो आप मुझे बताइए प्रारंभिक वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी 0, प्रारंभिक 100 प्लस a, और कितने समय बाद? 0.01 सेकेंड बाद। यहां से तुम a निकाल लो, a निकलाएगा तो 0.01 सेकेंड डिवाइड होगा, तो ये माइनस में सबसे पहले तो आएगा, और ये माइनस में कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। सर ये तुम्हारा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह दीजिए, मंदन कह दीजिए, ये मुझे पता कर लिया। देखो ए का मान 10 की पावर -4 आएगा, 10 की पावर 4 आएगा माइनस में, सॉरी माइनस में आएगा, क्योंकि मंदन है, मंदन है, वेलोसिटी कम कर रहा है, ये मंदन है, इसलिए बताइए इसका मान किसमें आया है? माइनस में आया। सर ए तो पता चल गया, अब आप बल बता दीजिए। तो बल F बराबर, जो कि यहां पूछा गया है, m इंटू ए।
m कितना है सर, m है 10 ग्राम, 10 ग्राम को 10/8000 कर लीजिए, 10/8000 किलोग्राम बना लिया। a कितना है 10⁴। यहां से तुम्हें बल पता चल जाएगा कितना होगा, तो साफ साफ पता चल रहा है 5/8000 यानी 100 न्यूटन। तो कितने न्यूटन का रिटार्डेशन फोर्स काम करेगा, मंदन बल काम करेगा, 100 न्यूटन का। फिर तुमने एक्स भी सर पूछा है मुझसे, है ना, तो एक्स पूछा है तो गति का कौन सा समीकरण इस्तेमाल कर दे, दूसरा इस्तेमाल कर दे, दूसरे से आंसर आ जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ at², कितना दूरी अंदर जाएगा इसी से पता चल जाएगा। ये समीकरण इस्तेमाल करना थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए, तीसरा समीकरण इस्तेमाल कर देते, v² बराबर u² प्लस 2as। अंतिम वेलोसिटी का स्क्वायर, v² सर 0 है, प्रारंभिक वेलोसिटी 100 का स्क्वायर 10⁴ प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4 इंटू ए। ये देखिए आपको यहां से पता चल जा रहा है ये पूरा। अच्छा a की वैल्यू माइनस में लेनी चाहिए ना आपको, सर a की वैल्यू प्लस में थोड़ी ना, a की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का 2 टाइम्स 10⁴। ओके, u 100 ये s, ये देखिए। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, ये 10⁴ का कोई मतलब ही नहीं है, तो s बराबर 1/2 आना चाहिए, s बराबर 1/2 मीटर आएगा, और 1/2 मीटर का मतलब कितना होता है बच्चों, 50 सेंटीमीटर होता है। यानी गोली कितना अंदर जाके रुकेगी, कह देना 50 सेंटीमीटर अंदर जाके रुकेगी। ठीक है, तो बच्चा बस ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लक्ष्य भेदने वाले सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आप कर लेना। ये सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे एप्लीकेबल एग्जाम्पल है ना। और भी देखते हैं, अरे और भी कोई एग्जाम्पल है मेरे पास, ये लीजिए एक और मेरे पास एग्जाम्पल मिला, ये खतरनाक एग्जाम्पल है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कैच लेने वाला सवाल है। प्रश्न देखिए क्या है, 200 ग्राम की एक बॉल 0.1 सेकेंड में खिलाड़ी द्वारा कैच की जाती है। मेरे पास एक बॉल है और ये बॉल बताइए खिलाड़ी द्वारा कैच की जाती है, इस बॉल का द्रव्यमान कितना है सर, इस बॉल का द्रव्यमान है 200 ग्राम, एक खिलाड़ी द्वारा कैच की जाती है। अब ये रहा वो धोनी जो इसको कैच करने वाला है। अब आप बताओ जब धोनी बॉल को कैच करता है मेरे भाई, तो कैच करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 ही तो हो जाती है। तो पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, तो गेंद की पहले वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बॉल 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब अगर इस धोनी ने इस बॉल को कैच कर लिया तो बताइए इसकी अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो बोला जा रहा है खिलाड़ी पर लगने वाला बल बताइए, लेकिन जब ये कैच करता है तो कितना समय ले लेता है कैच करने में, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस धोनी पर फोर्स काम करेगा ना, कितना फोर्स काम करेगा ये आपको समझना है बच्चों। तो आपको मैं बता दूं फोर्स F बराबर होता है m इंटू ए की जगह पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी फिट कीजिए। अच्छा बॉल का द्रव्यमान कितना है सर, बॉल का द्रव्यमान है 200 ग्राम, और 200 ग्राम को 0.2 किलोग्राम कर लो। चेंज इन वेलोसिटी 40 से 0 40, समय कितना 0.1 सेकेंड। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो फटाफट बताइए लगाए गए बल का मान कितना आ जाएगा सर, लगाए गए बल का मान आ जाएगा 80 न्यूटन। ये सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है 80 न्यूटन, यानी खिलाड़ी पर लगने वाला जो बल बचेगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जब ये खिलाड़ी ऐसे कैच लेता है, तो पता है एक चीज और होती है, वो अपने हाथ को ऐसे पीछे करता है। हाथ को क्यों पीछे करता है उसका भी रीजन सुनिए। जब वो ऐसे कैच लेता है तो अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा पीछे करता है, क्यों, क्योंकि कैच लेने का वो समय बढ़ाना चाहता है, और कैच लेने का समय बढ़ गया बच्चों तो बताइए उस पे हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो जब समय बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 80 न्यूटन है, और ध्यान रखना अगर समय ज्यादा लेता तो और कम फोर्स काम करता। बताइए, तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताई सारे के सारे एग्जाम्पल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे काम करते हैं, पूछे जाते हैं कई बार इस पर न्यूमेरिकल, तो मैंने अलग से क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपकी जो नोट्स बने ना तो ये एग्जाम्पल आपकी नोट्स में रहने चाहिए। इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल हो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगली हेडिंग हमारे पास है बच्चों संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस चैप्टर में
अब आप मुझे बताओ पहले संवेग संरक्षण का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबको पता है, थोड़ा ध्यान से समझना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी कभी हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत की, तो आपको तुरंत पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ में आना पड़ता है। सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब आप बताइए पहले मुझे न्यूटन का सेकेंड लॉ होता क्या है। कहना जब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की, तो कहना न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है सर कि जो भी हमारा संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के बराबर होती है। यही तो है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। बट अगर कोई सिस्टम ऐसा है, जैसे कि कोई भी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है 4-5 चीजें उसमें ले लो, है ना, तो कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें लगाया गया बल हमारा क्या हो, 0 हो, यानी लगाया गया बाह्य बल क्या हो जाए, 0। तो बच्चों जब भी कभी लगाया गया बाह्य बल 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, dp/dt सर ये 0 हो जाएगा। और किसी चीज का डिफरेंशिएशन आउटलन अगर 0 है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट यही है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। क्या स्टेटमेंट है? तो यदि किसी सिस्टम पर लगाया गया बाह्य बल 0 है, यदि किसी सिस्टम पर लगाया गया बाह्य बल 0 है, तो बताइए उसका जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यदि किसी सिस्टम पे लगाया गया बाह्य बल 0 होगा तो सर उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना। यही बात इन्होंने लिखी है। तो यदि किसी पिंड पर, पिंड ना बोलकर आप इसे सिस्टम बोलिए, वो ज्यादा सही रहता है। सिस्टम में एक नहीं कई सारे पिंड आ जाते हैं ना। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका संवेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा, अर्थात उसका संवेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोला जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। अगर इस सिद्धांत को हमें लिखना हो कि भाई संवेग कांस्टेंट है, तो इसको आप पता है कैसे लिखोगे? इसे ऐसा लिखोगे, घटना के पहले का संवेग, ऐसे लिखिए कॉपी में, घटना के पहले का संवेग, सर घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग, घटना के बाद का संवेग। तो घटना के पहले का संवेग, घटना के बाद का संवेग, ये दोनों मोमेंटम आपस में बराबर होना चाहिए। बस इसी को अप्लाई करके ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। ठीक है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। क्लियर है ना। अब जैसे ही आपने ये पढ़ लिया कि भाई घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग, तो तुरंत ही आप लोगों को एक छोटा सा नन्हा सा सवाल लगाना चाहिए। जैसे कि वाला सवाल दे दीजिए, 24 किलोग्राम, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर बार पूछता है रेलवे, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बंदूक है, अब बंदूक से ये निकलने वाली गोली, तो आपको एक बात पता है कि जब बंदूक से गोली आगे की ओर निकलती है, हरा, वैसे बंदूक और गोली में से बंदूक का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होता है, इसलिए बंदूक के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम कहेंगे और गोली के द्रव्यमान को स्मॉल एम कहेंगे, है ना। गोली की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और बच्चों बंदूक भी पीछे की ओर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। देखो बंदूक पीछे की ओर, तो जब गोली आगे की ओर निकलती है ना, तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से बंदूक में पीछे की ओर फोर्स काम करता है। जब गोली आगे की ओर निकलती है तो बंदूक में पीछे की ओर फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से बंदूक पीछे की ओर जाती है। मैं फोर्स भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं बता सकता हूं, बड़े आराम से बताया जा सकता है। देखो तो बोला जा रहा है कि 24 किलोग्राम बंदूक से, यानी इन्होंने बंदूक का द्रव्यमान दे दिया 24 किलोग्राम। ये देखिए 20 ग्राम की गोली, सर 20 ग्राम की गोली निकलती है, ये देखिए 20 ग्राम की गोली निकली, 400 मीटर पर सेकेंड से छोड़ी जाती है। यानी यहां पर गोली का जो वेग है सर वो 400 मीटर पर सेकेंड दे दिया, सर गोली 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। फिर क्या बोला जा रहा है? बंदूक का प्रक्षिप्त वेग बताइए, यानी बंदूक का पीछे की ओर वेग बताइए, ये वेलोसिटी u2 चाहिए। तो बच्चों जब भी कभी बंदूक और गोली वाले सवाल हो तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। क्या करना होता है? बंदूक का आगे की ओर संवेग बराबर गोली का पीछे की ओर संवेग, या सॉरी गोली का आगे की ओर संवेग बराबर बंदूक का पीछे की ओर संवेग। तो गोली का आगे की ओर संवेग अर्थात आपको m इंटू u1 करना पड़ेगा, गोली का आगे की ओर संवेग। बंदूक का पीछे की ओर संवेग मतलब कैपिटल M के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा u2 का, दोनों बराबर करने पड़ेंगे।
गोली का आगे की ओर संवेग बराबर बंदूक का पीछे की ओर संवेग, है ना। चलिए गोली बताइए सर, गोली कितने द्रव्यमान की है, 20 ग्राम की है, तो 20/8000 कर लो। गोली की वेलोसिटी कितनी है सर, 400 मीटर पर सेकेंड। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 24 किलोग्राम, और बंदूक की तुमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो आप मुझे बताइए बंदूक की पीछे की ओर वेलोसिटी बहुत आराम से निकाली जा सकती है, कैसे? कहना 3 जीरो से 3 जीरो देखो सर उड़ा दो, पहली बात तो U2 बराबर हो जाएगा 24 8 4 दूनी 8/24, और 8/24 का मतलब कितना होता है, 1/3 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बंदूक कितने वेग के साथ पीछे जाएगी, 1/3 मीटर पर सेकेंड के साथ पीछे जाएगी। यही इसकी प्रक्षिप्त वेलोसिटी हो रही, पीछे जाने वाली वेलोसिटी हो रही, ठीक है। अच्छा कई बार तुमसे फोर्स भी पूछ लेता है, कैसे मैं बताता हूं। फोर्स ऐसे पूछेगा तुमसे, ये कह दिया जाएगा कि सर यहां पर कोई ना कोई आदमी होगा ऐसे ट्रिगर पकड़े होगा, या फिर इस बंदूक को ऐसे कंधे में लगाए होगा। तो होता क्या है कि जब बंदूक पीछे की ओर आती है तो कंधे में या हाथ में एक फोर्स काम करेगा ना। तो अगर वो फोर्स पूछा जाए कि बताइए पीछे की ओर लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए, है मतलब बंदूक के आदमी पर लगने वाला फोर्स, आदमी पर लगने वाला बल, तो आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा F बराबर M इंटू ए। तो यहां पर बंदूक ही तो फोर्स लगाएगी, तो बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक की वेलोसिटी में परिवर्तन और बटे समय, यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने सेकेंड में गोली छूटी यह भी आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये जो गोली का छूटना है ये 0.1 सेकेंड में हुआ, 0.1 सेकेंड में, एक एग्जांपल तौर पे। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है सर, बंदूक का द्रव्यमान है 24। अब बंदूक पहले स्थिर अवस्था में थी, गोली छूटी, बंदूक पीछे की ओर आई, तो बंदूक की वेलोसिटी में कितना परिवर्तन, कह देना पहले 0 थी, फिर 1/3 हुआ, परिवर्तन 1/3 का हुआ। समय कितना रहा, समय 0.1 रहा, समय 0.1 रहा, है ना। तो बस आप इसको सॉल्व करा दीजिए, आप इसको सॉल्व करा दीजिए, और जैसे ही आप सॉल्व कराएंगे 3 से ये हमारा 8 बार, देखो 0.1 नीचे है, तो ये बताइए कितना फोर्स बता देगा सर, 80 न्यूटन का फोर्स लगाएगा जो भी बंदूकधारी गोली चला रहा होगा, जो भी बंदूकधारी गोली चला रहा होगा उस पर लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन का होगा। तो आप लोग को कंफ्यूजन ये हो जाती है कि यहां पर एम पिस्टल है। आप खुद सोचो यार, जब बंदूक चलाई जाएगी तो जो बंदूक पकड़े हुए है, बंदूक के द्रव्यमान से ही तो फोर्स काम करेगा, है ना। इसलिए बंदूक के द्रव्यमान, चेंज इन वेलोसिटी बंदूक की बटे समय, समय दोनों के लिए सेम होगा छूटने का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाता है जो कि संवेग संरक्षण पर आधारित है, वो आप लगा सकते हो, बंदूक वाला सवाल है। और देखिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप अपनी कॉपी में डालना, जिसको बोलते हैं इंपल्स, हिंदी में बोलते हैं आवेग। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूं ये आवेग क्या है, उससे पहले थोड़ी सी बातें पहले समझो, नहीं तो आप प्रश्न हमेशा गलत करोगे। देखो आवेग, उससे पहले आप मुझे बताइए पहले शो किससे करते। देखो अगर मैं पूछूं संवेग को किससे शो करते, संवेग कहना, संवेग जिसको आप मोमेंटम बोलते हो सर, उसे शो किया जाता है पी से। संवेग को किससे शो करते हैं सर, संवेग को शो करते हैं पी से, मोमेंटम को पी से, है ना। फिर इसके बाद अगर आपके सामने आ जाए आवेग, आवेग को किससे शो करते हैं सर, आवेग को आई से, संवेग को पी से, आवेग को आई से। सुनते रहे ना ध्यान से। फिर सुनिए, संवेग परिवर्तन की दर तुमसे पूछी जाती है, बताइए किसके बराबर है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, बल से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संवेग परिवर्तन पूछा जाए किसके बराबर होता है, तो बच्चों संवेग परिवर्तन ही इंपल्स है, आई है। तो संवेग परिवर्तन ही बताइए क्या होता है, कहना संवेग परिवर्तन ही हमारा इंपल्स होता है, जिसको आप कह सकते हो आवेग, है ना। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, एकदम क्लियर कट रहिए कि संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है और संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। समझ रहे हैं ना, संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। अगर मैं पूछूं आवेग आई क्या है, कहना संवेग में परिवर्तन, सिर्फ संवेग में परिवर्तन।
बच्चों दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहे संवेग में परिवर्तन हो चाहे आवेग हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर वेक्टर भी लगा दिया। दोनों के मात्रक सुनिए, दोनों ने मात्रक सुनिए। अच्छा मात्रक बाद में डालते हैं, उससे पहले मैं एक और फॉर्मूला बना दूं। डेल्टा पी टी जगह आई रख दीजिए, तो यहां से आई का दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। आई का दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला है आई निकालने का, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये भी एक फॉर्मूला बच्चों। अच्छा मैं मात्रक की बात कर रहा था कि चाहे आई हो या संवेग में परिवर्तन हो या संवेग हो पी हो, दोनों के मात्रक क्या होते हैं? तो इंपल्स हो चाहे मोमेंटम हो, दोनों के अगर मात्रक की बात करते हैं तो बच्चों दोनों के मात्रक या तो न्यूटन सेकेंड होते हैं और या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। कैसे निकला सर? देखो सर आई मतलब एफ इंटू डेल्टा टी, इसलिए न्यूटन सेकेंड, और संवेग p बराबर m इंटू वी होता है, m इंटू वी, एम वी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों अगर दोनों के मात्रक भी पूछे जाए तो न्यूटन सेकेंड बता दीजिए या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बता दीजिए, दोनों आपको याद रखना है ना। तो आप कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो संवेग है p बराबर m इंटू वी, लेकिन अगर कोई पूछे आवेग क्या है तो कहना आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, डेट मीन्स आई बराबर डेल्टा p होता है। क्लियर? अब आगे देखो, इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर एक डायग्राम लिया। मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई पिंड था और इस पिंड का द्रव्यमान आधा केजी। आप इसको फुटबॉल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको क्या मान लीजिए? फुटबॉल। और इस फुटबॉल का द्रव्यमान कितना है सर? इस फुटबॉल का द्रव्यमान है आधा केजी, सिर्फ आधा केजी। ध्यान सुनना। और इसकी वेलोसिटी पहले जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसकी वेलोसिटी u बराबर, अब देखो 10 मीटर पर सेकेंड थी, आपने क्या किया? इस पर लात मारी, ऐसे ऐसे लात मारी ऐसे। तो लात मारने से क्या होगा? ठटाक इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए स्पीड इसकी बढ़कर हो रही 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कभी अचानक से किसी पिंड की स्पीड बढ़ जाती है, जब भी कभी अचानक से किसी पिंड की स्पीड बढ़ जाती है, वहां पर आवेग आ जाता है, इंपल्स आ जाता है अचानक से, है ना। चलिए बताइए यहां कितना संवेग होगा? p, कहना m इंटू वी कर दीजिए, m इंटू वी कह देना 5 न्यूटन सेकेंड का संवेग होगा। यहां बताइए संवेग कितना होगा? m इंटू वी कर दीजिए, m इंटू वी, तो m इंटू वी कर दीजिए 25 न्यूटन सेकेंड का संवेग होगा। समझ आ रहा है ना सब लोग? तो संवेग आपका पहले इतना था, बाद में इतना आया, तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना आया? तो 25 में से 5 को घटा दीजिए, 25 में से 5 को घटा दिया जाएगा सर, ये आ जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड। सर यही तुम्हारा संवेग में परिवर्तन है, और जो तुम्हारा संवेग में परिवर्तन है सर वही तुम्हारा इंपल्स है, वही तुम्हारा क्या है? इंपल्स। तो संवेग परिवर्तन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? आवेग के नाम से जानते हैं। चेक कर लीजिए, बताइए बात सबको क्लियर है ना। तो एकदम आसान, एकदम इजी, कोई धुआंधार वाला नहीं है, बहुत आराम से कम शब्दों में मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड बच्चों एक चीज और आपको समझनी चाहिए, वो होता है फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ। अभी अभी देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया याद कीजिए। फॉर्मूला मैंने ये बताया कि सर इंपल्स आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। बताइए ये वाला फॉर्मूला बताया ना, इंपल्स आई बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी होता है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम पूछा जाता है। अगर मैंने वाई एक्सिस में फोर्स को ले लिया और एक्स एक्सिस में मैंने किसको ले लिया? टाइम को ले लिया। वाई एक्सिस में फोर्स को ले लिया, एक्स एक्सिस में टाइम को ले लिया। ये देखिए वाई एक्सिस में फोर्स को ले लिया, एक्स एक्सिस में टाइम को ले लिया, और मैंने कोई भी ग्राफ खींच दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ खींच दिया, ये ग्राफ खींच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप निकालना देखो मैंने पहले बताया, और मैंने 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ खींच दिया, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? स्लोप, तो कहना स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था सर dy अपॉन dx। क्या बताया था? dy अपॉन dx। तो बच्चों अगर मैं स्लोप निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन dx बता रहा हूं, तो y में तो f है, x समय x एक्सिस में समय है, तो df अपॉन dt ये स्लोप हो जाएगा।
लेकिन अगर यही मैं पूछूं कि बताइए इस ड्राफ्ट का एरिया क्या बताएगा, क्षेत्रफल, तो इंटीग्रेशन y dx था, y की जगह f और dt, ये देखो। तो आप सोचो ना कि क्या मेरे पता चल, देखो df अपॉन dt कुछ नहीं है, आप पूरा फिजिक्स पढ़ते देखो कहीं पर भी न्यूटन पर सेकेंड कहीं कुछ नहीं है। बताइए क्या df अपॉन dt कहीं पर कुछ है, आप खुद सोच के बताइए। नहीं है सर, कहीं पर कुछ नहीं है df अपॉन dt, न्यूटन पर सेकेंड कहीं नहीं है। हाँ, तो ये आपको कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन f dt क्या होता है, f का मतलब हो गया न्यूटन समय, dt का मतलब समय सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्या बताता है, अरे न्यूटन सेकेंड ही तो इंपल्स है, ये देखो। तो न्यूटन सेकेंड इंपल्स है, तो इसका मतलब ये एरिया बताइए क्या बताएगा सर, ये एरिया आपको बताएगा आवेग, ये एरिया बताएगा आवेग, जिसे आप बोलते हो इंपल्स, इंपल्स। ठीक है, तो कॉपी में पॉइंट नोट डाउन करके रखना, कॉपी में नोट डाउन ये करके रखना कि फोर्स और टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ का ये एरिया, फोर्स और टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है सर, ये एरिया बताता है आवेग, इंपल्स बताता है। आप चाहे इसको आवेग बोलिए या फिर संवेग में परिवर्तन बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, संवेग में परिवर्तन बताएगा। अब इसी पर आधारित देखो, अगर मैं आपके सामने एक सवाल भी लगाते दिखाऊं और बड़ा अच्छे से बड़ी मोहब्बत के साथ ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाते दिखा दिया, सर मेरे पास ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में फोर्स ले लिया, एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये कहा सर, फिर मैंने आपसे ये कहा कि इसमें फोर्स और टाइम के बीच दिखाए गए ड्राफ्ट सर ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, और कुछ वैल्यू भी बता दी। ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये वैल्यू बता दी कि यहां पर जो फोर्स है वो 400 न्यूटन है, ऐसे कह दिया। फोर्स क्या है, 400 न्यूटन है। फिर मैंने आपको यहां पर भी फोर्स टाइम बता दिया, तो यहां पर जो टाइम है सर वो 10 सेकेंड का समय है, और यहां पर टाइम 0 से 10। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा, या फिर हो सकता है कि प्रारंभिक संवेग देकर, प्रारंभिक संवेग मान लीजिए 20 न्यूटन सेकेंड है, और अंतिम संवेग पूछ लेगा कि बताइए अंतिम संवेग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो फोर्स और टाइम के बीच मैंने ग्राफ बताया, प्रारंभिक संवेग दे दिया, अंतिम संवेग पूछ रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया होता है वो क्या बताता है सर, आवेग बताता है या फिर संवेग में परिवर्तन बताता है ना। चलो फिर ये एरिया निकालिए जल्दी से, बताइए ये एरिया कितना हो रहा, ये एरिया कितना हो रहा। कहना एरिया निकालना है सर, लंब जुड़े आधार बटे 2 करो, त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 लंब जुड़े आधार। तो लंब हो जाएगा 40, भाई 40 न्यूटन का मतलब ये लाइन 40 न्यूटन हो, इंटू 10, तो 40 गुणे 10 डिवाइड बाई 2। बताइए ये एरिया कितना आ गया सर, ये एरिया आ गया 200, और आगे हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आपने एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब अगर एरिया निकला तो ये एरिया क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो बच्चों अगर ये संवेग में परिवर्तन है मेरे भाई डेल्टा पी, तो प्रारंभिक संवेग तुम्हारे पास 20 न्यूटन सेकेंड था, अंतिम संवेग पूछ रहा है, तो भैया संवेग में परिवर्तन तुमने निकाल लिया ना 200। तुम्हारे पास पहले थे 20 रुपए, मौसी तुम्हारी 200 रुपए और दे रही, तो बताइए तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए। तो फाइनल जो रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास वो कितने आ जाएंगे, है ना, फाइनल रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास 220 रुपए। तो फाइनल रुपए कितने हो जाएंगे, तो 20 प्लस 200, यानी अंतिम संवेग हो जाएगा 220 न्यूटन सेकेंड का। ठीक है, समझे ना बात को। लेकिन कई बार ये एरिया ऊपर होता है तो इस एरिया को प्लस में लीजिए, और कई बार ये एरिया नीचे बनेगा तो आप माइनस में लीजिए। मान लीजिए ये एरिया थोड़ा प्लस में थोड़ा माइनस में, तो प्लस वाला परिवर्तन कहेगा कि हमने वैल्यू बढ़ाई, माइनस वाला परिवर्तन कहेगा हमने वैल्यू घटाई। ठीक है, तो कई बार इस तरह का भी डायग्राम बनेगा प्लस और माइनस, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो चल रहा था उसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 यहां से हम लोग का फिनिश होता है। अभी और भी बहुत सारी बातें, अभी इसका लास्ट लेक्चर, एक लेक्चर और रहेगा जिसमें मैं मोशन इन कनेक्टेड बॉडी ये सब आपको पढ़ाऊंगा कि स्टेज सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, और थोड़ा सा मैं इसमें ना उसको भी ऐड करूंगा,
कोलिजन, क्योंकि कई बार कोलिजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया? सब लोग देखो, जब आप क्लास देखते हो ना, उसके बगल में इसका असाइनमेंट वाला ऑप्शन है, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बगल में रेटिंग वाला ऑप्शन होता है, सब लोग रेटिंग जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।